हेलो ऑडियंस। अभी आज की क्लास में हम देखेंगे नगरपालिका अधिनियम के चैप्टर 12 का रिमेनिंग पार्ट। इस क्लास में अपन पहले इस अधिनियम में पशुओं और डेयरी से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो इस अधिनियम की धारा 247 से लेकर 251 तक, पहली चीज़ ये ध्यान में रखेंगे, 247 से 251 तक पशुओं और डेयरी से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 251 में डेयरी से संबंधित प्रावधान है और 247, 48, 49 और 50 इन चार धाराओं में किससे संबंधित प्रावधान है? पशुओं से संबंधित अलग अलग बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखेंगे 247 से 251 तक पशु एवं डेयरी या 247 से 250 तक पशुओं के संबंध में उल्लेख है तथा 251 में डेयरी से संबंधित प्रावधान किए गए। 247 में क्या दिया गया है? देखो, परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना। तो देखो, नगरपालिका क्षेत्र में जिन परिसरों का निर्माण है उन निर्मित परिसरों में देखो अनुज्ञप्ति के बिना, अनुज्ञप्ति कहते हैं लाइसेंस को, कहने का मतलब है कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो है वो लाइसेंस लेकर ही अपने परिसरों में किसी पशु को या मुर्गी आदि को पाल सकेंगे। ठीक है, तो लाइसेंस के तहत ही मतलब पशुपालन और मुर्गी पालन का कार्य किया जा सकता है, विदाउट लाइसेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस और अंदर जाके आप पढ़ोगे तो कुछ चेंज आपको इसमें मिलेगा। वो चेंज क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि या परिसर में नगरपालिका द्वारा निर्धारित फीस का संदाय किए बिना तथा इस संबंध में बनाई गई उप विधियों के अधीन मंजूरी के बिना। तो देखो, पहली बात तो निर्धारित फीस का संदाय या पेमेंट करेगा नगरपालिका को, फिर इस संबंध में जो बनाई गई विधियां हैं उनके तहत मंजूरी ली जाएगी और मंजूरी लेकर ही कोई ढोर मतलब पशु को, किसी घोड़े को, सूअर को, कुत्ते को या अन्य चौपाया पशुओं को रख पाएगा। बिना मंजूरी के और उप विधियों के उल्लंघन में किसी पशु, सूअर, कुत्ते आदि को नहीं रखा जाएगा और ना ही ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति को भी मतलब ऐसा रखने की हम अपने परिसर में अनुमति नहीं देंगे, ना खुद रखेंगे न दूसरों को ऐसी अनुमति प्रदान करेंगे। लेकिन नगरपालिका किसी लिखित आदेश द्वारा पशु या पक्षियों के किसी वर्ग को ऐसी अनुज्ञप्ति से या किसी ऐसे प्रयोजन से छूट प्रदान कर सकेगी जिसके लिए पशु या पक्षियों का कोई वर्ग व्यक्तियों द्वारा रखा जा सकेगा। देखो, ये एकमात्र कंडीशन है, यदि नगरपालिका किसी विशेष प्रयोजन से पशु और पक्षियों की किसी श्रेणी या वर्ग को बिना लाइसेंस के रखने का आदेश कर देती है। ये देखिए, लेकिन ऐसा कब होगा? जब इस छूट से संबंधित कोई लिखित आदेश नगरपालिका कर देती है कि भाई इस श्रेणी के पशु या पक्षियों को बिना लाइसेंस के या विदाउट मंजूरी के भी रखा जा सकता है, तो उस वर्ग के पशु और पक्षियों को नगरपालिका क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपने परिसरों में रख सकेगा। ये 247 में है। तो 247 में बिना परमिशन के पशु पक्षियों को रखने पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि नगरपालिका किसी वर्ग विशेष के पशु या पक्षी के लिए ऐसा आदेश जारी कर देती है कि बिना लाइसेंस के रखा जा सकता है तो उसे रखा जा सकेगा। फिर धारा 248 क्या कहती है? कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण। देखो, कतिपय का मतलब था कुछ पशुओं को और कुछ पक्षियों का अभिग्रहण का मतलब सीजर, उनको पकड़ना। तो देखिए, पकड़ने के संबंध में, जानवरों के संबंध में क्या है? पशु पक्षियों के संबंध में, यदि कोई ढोर, घोड़ा, सूअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या परिसर में रखा जाता है। देखो, इस कानून का उल्लंघन या नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध किसी परिसर में इनमें से कोई सा भी जानवर, कोई पशु, घोड़ा, सूअर, कुत्ता या कोई चौपाया पशु यदि परिसर में रखा जाता है या किसी मार्ग या सार्वजनिक रास्तों पर घूमता हुआ या भटकता हुआ पाया जाता है या रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है नगरपालिका क्षेत्र में, या जनता के लिए उत्पात या खतरा
कारित करते हुए पाया जाता है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तो देखो पहली बात तो ऐसे जानवरों को जो नगरपालिका क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे ढोर, घोड़ा, सुअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी का अभिग्रहण करने का निर्देश देगा। तो यदि नगरपालिका में ऐसे कोई जानवर घूम रहे हैं तो पहला और इम्पोर्टेंट सवाल इस सेक्शन में ये बनता है कि आवारा पशुओं को पकड़ने का आदेश कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। और किसे देगा? नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को उस जानवर को या उस पशु, घोड़े, सुअर को पकड़ने का, अभिग्रहण का मतलब होता है सीज करना, उसे पकड़ने का आदेश दे सकेगा। उसको ऐसे स्थान पर परिबद्ध रखवाएगा। तो पहली बात तो पकड़ने का आदेश देगा, फिर ऐसे स्थान पर परिबद्ध या कैद रखवाएगा या करवाएगा जो नगरपालिका द्वारा इस हेतु नियत किया जाए। तो नगरपालिका ऐसे आवारा पशुओं को या खुले में घूमने वाले पशुओं को पकड़कर कैद रखने का जो स्थान डिसाइड करती है, उन स्थानों पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है ऐसे जानवरों को रखवाएगा। और यदि इस प्रकार अभिग्रहण मतलब सीज किए हुए और कैद किए करने या हटाने या बनाए रखने के लिए कोई लागत ऐसे पशु या पक्षी की आती है तो उसको बेचकर या उसकी नीलामी द्वारा वसूल की जा सकती है। देखिए, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर यदि नगरपालिका कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे जानवरों को पकड़ता है, कैद करता है, तो कैद करने के बाद उसको रखने के लिए या उसके मेंटेनेंस पर जो खर्चे आते हैं, उन खर्चों की वसूली पशु पक्षी दोनों ही मामलों में उनकी विक्रय द्वारा या नीलामी द्वारा वसूली की जा सकती है। लेकिन देखो, विक्रय या नीलामी तुरंत नहीं की जाएगी। इस संबंध में एक प्रतिबंध है। देखिए ये प्रतिबंध क्या है, आगे देखिए। लेकिन ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अभिग्रहण के 7 दिन के भीतर नगरपालिका द्वारा ऐसे पशु या पक्षी का अभिग्रहण करने या हटाने का बनाए रखने में किए गए समस्त खर्चों का संदाय करके उसके दावे के समर्थन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे छुड़वा सकेगा। तो देखो, यदि कोई व्यक्ति ऐसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देश पर नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए किसी पशु या पक्षी पर दावा करता है तो ये दावा पहली बात तो पकड़े जाने की डेट से 7 दिन के भीतर किया जा सकता है और उसे साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वो पशु या पक्षी उस दावा करने वाले व्यक्ति का खुद का है और साथ में उसे उन समस्त खर्चों का संदाय करना पड़ेगा जो उसे पकड़ने और उसे परिबद्ध करने या कैद रखने में नगरपालिका का होता है। और देखो, दावा करने और भुगतान करने की शर्त मात्र से उस पशु या पक्षी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, या अगर उसे उचित लगता है तो ही ऐसे जानवर को छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। किसी पशु या पक्षी की नीलामी या विक्रय द्वारा जो रकम प्राप्त होती है, मतलब जिस पशु या पक्षी को बेचा जाएगा और उसे जो रकम मिलती है उसमें से उस पशु या पक्षी को अभिग्रहण या परिबद्ध करने में किए गए खर्चों से अधिक राशि मिलती है। तो देखो, किसी पशु या पक्षी को पकड़कर बेचने से या नीलामी से अगर जो पैसे मिलते हैं वो किससे ज़्यादा है? एक तो उसको सीज करने में, पकड़ने में और उसे कैद रखने में जो खर्चे हुए हैं उनसे ज़्यादा पैसे यदि ऐसे पशु या पक्षी को बेचने या नीलाम करने से मिलते हैं तो ऐसी अधिशेष राशि का क्या किया जाएगा? तो देखो, ऐसी अधिशेष राशि को मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा अपने पास जमा कर लिया जाएगा। तो उसको कौन डिपॉजिट रखेगा? मुख्य नगरपालिक अधिकारी रखेगा, जिसे देखो पशु या पक्षी का स्वामी विक्रय या नीलामी की तारीख से, तो मान लो कि अगर उसको डिसीज नहीं किया जाता है या तो स्वामी 7 दिन में दावा नहीं करता है और उसे विक्रय या नीलाम कर दिया जाता है, या विक्रय या नीलामी तक किसी प्रकार का दावा नहीं किया जाता है, तो विक्रय या नीलामी की तिथि से ऐसा जो अधिशेष जमा किसके पास पड़ा है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी तक। मुख्य नगरपालिका अधिकारी तक इस जमा शेष के ऊपर उस पशु या पक्षी का स्वामी कितनी अवधि तक उस राशि पर दावा कर सकता है? 90 दिन की अवधि तक दावा कर सकता है, क्योंकि 90 दिन तक वो राशि जो है वो किसके पास पड़ी रहती है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास पड़ी रहती है। और यदि इस 90 दिन की अवधि में पशु या पक्षी का कोई स्वामी दावा नहीं करता है तो उसे नगरपालिका निधि में, मतलब नगरपालिका के फंड में या कोष में जमा करवा दिया जाएगा। तो अधिकतम कितनी अवधि तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कब्जे में रहती है वो पूंजी? 90 डेज तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास जमा रहेगी।
और 90 दिन तक यदि कोई दावा नहीं करता है तो उसे नगर पालिका के कोष में या फंड में जमा करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए धारा 249 क्या कहती है। ये संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्यवाही करने की शक्ति। देखो जैसे पागल कुत्ते या संक्रमित कुत्ते या कोई संक्रमित पशु है, उनके ऊपर नगर पालिका को कार्यवाही करने की शक्ति किस धारा के तहत है? धारा 249 के तहत है। तो देखो धारा 249 नगर पालिका को क्या शक्ति देती है? संक्रमित कुत्तों और पशुओं पर कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करती है। और देखो नगर पालिका को ये जो शक्ति दी गई है, इन शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली अथॉरिटी कौन है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो देखो संक्रमित कुत्तों और पशुओं पर कार्यवाही के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या शक्तियाँ दी गई हैं? तो उनको पहली शक्ति तो ये दी गई है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी उन कुत्तों कौन से कुत्ते जो संक्रमित हैं, उन कुत्तों या अन्य पशुओं को नष्ट करवा सकेगा। जो संक्रमित कुत्ते या पशु हैं उनको नगर पालिका अधिकारी क्या कर सकता है? नष्ट करवा सकता है, मरवा सकता है, या किसी निश्चित अवधि के लिए परिसीमित करवा सकता है, कहीं कैद करवा सकता है। ठीक है, करवा सकेगा। जिन्हें रेबीज है या रेबीज होने की संभावना है, अगर कोई कुत्ता या जानवर पागल है या रेबीज से ग्रसित है या ग्रसित हो सकता है, या रेबीज से ग्रसित किसी कुत्ते या पशु द्वारा किसी दूसरे पशु को काटा गया है, तो उनको क्या करवाएगा? नष्ट करवा सकेगा। तो देखिए यहाँ सामान्यतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी नष्ट करवाएगा, लेकिन नष्ट करवाने के लिए जो कारण है वो क्या है कि या तो उसको रेबीज हो गया है या रेबीज वाले कुत्ते बिल्ली ने उसे काट लिया है, तो ही नष्ट करवाएगा। दूसरा उसके पास क्या पावर है? तो देखो मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोक नोटिस में पब्लिक नोटिस जारी करेगा, लोक नोटिस जारी करेगा, जिसमें विशिष्ट तारीख को निर्दिष्ट करते हुए उन कुत्तों को परिसीमित करने का आदेश जारी कर सकेगा, जो या तो बिना अनुज्ञप्ति या लाइसेंस के रखे जाते हैं या प्राइवेट संपत्ति के रूप में जिन्हें अलग किया जा सकता है। तो देखिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी विशेष अवधि को लोक नोटिस में अधिसूचित करेगा कि एक निश्चित अवधि तक जो बिना लाइसेंस के कुत्ते लोगों ने रख रखे हैं या प्राइवेट संपत्ति के रूप में कुत्तों को पाल रखा है किसी ने, तो उनको क्या किया जाएगा? परिसीमित करने का आदेश देगा। जैसे कोई भी डेट डिक्लेयर कर दी कि इतने डेट से इतने डेट के बीच में किसी भी व्यक्ति का जो पागल कुत्ता है वो या गैर लाइसेंस्ड कुत्ता है वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे कुत्ते घरों के अहाते से बाहर भटकते हुए पाए जाते हैं, देखो नगर पालिका की लोक नोटिस के बाद में यदि ऐसे कुत्ते घरों से बाहर भटकते हुए पाए जाते हैं, यदि आवश्यकता हुई तो ऐसे कुत्तों के मालिकों पर अन्यथा कार्यवाही भी की जा सकती है या ऐसे कुत्तों को नष्ट किया जा सकता है। अन्यथा कार्यवाही तो देखो मरवाने के अलावा कोई और कार्यवाही भी जो है वो नगर पालिका कर सकती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। धारा 250 क्या कहती है? तो देखो परिसरों के भीतर ये परसों शब्द जो है ये ऐसे ही टाइप हुआ है। देखो परिसरों के भीतर के पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। तो परिसर के भीतर यदि कोई पशु है और वो किसी प्रकार का न्यूसेंस या उपताप फैलाता है तो उसे रोकने की शक्ति किसको होगी? तो देखो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को है ये भी शक्ति। क्या कहती है ये धारा? ये कहती है कि यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी की राय में किसी पशु या पक्षी को रखने के लिए किसी परिसर के उपयोक्ता मतलब यूजर, उपयोक्ता का मतलब होता है यूजर को न्यूसेंस कारित होने से तुरंत रोकना चाहिए। तो देखो जिस परिसर में कोई पशु या पक्षी रखा गया है और वो किसी प्रकार का न्यूसेंस फैला सकता है, तो उस न्यूसेंस को रोकने की जो जिम्मेदारी है वो उस परिसर के यूजर की है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी निश्चित कालावधि के साथ उस न्यूसेंस को रोकने के लिए परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक लिखित आदेश जारी करेगा तथा ऐसे न्यूसेंस को रोकने की अपेक्षा कर सकेगा, भले ही ऐसे पशु या पक्षी को रखने वाले परिसर का यूजर या उपयोक्ता अनुज्ञप्तिधारी हो या ना हो। चाहे वो अनुज्ञप्तिधारी और लाइसेंसधारी एक ही बात है, हो या नहीं हो। तो देखो जिस व्यक्ति के परिसर में यदि कोई पशु या पक्षी न्यूसेंस फैला सकता है तो ऐसे ही परिसर के उपयोक्ता यूजर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक निश्चित अवधि के लिए ऐसे न्यूसेंस को रोकने वाला आदेश नोटिस के माध्यम से दे सकेगा।
और यदि ऐसा आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी ऐसे परिसर के यूजर को देता है तो देखिए, यदि आदेश में भी निर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे न्यूसेंस को समाप्त नहीं किया जाता है, मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिस यूजर या उपयोक्ता को परिसर में किसी पशु या पक्षी द्वारा फैलाए जाने वाले न्यूसेंस को समाप्त करने का आदेश देता है, उस न्यूसेंस को यदि वो यूजर समाप्त नहीं करता है तो स्वयं मुख्य, तो अगर पहला अवसर तो दिया जाएगा उस परिसर के उपयोक्ता, जिसमें अधिभोगी या स्वामी कोई भी हो सकता है, और अगर वो ऐसे न्यूसेंस को नहीं रोक पाता है तो क्या होगा, उसके बाद ये कदम किसको उठाना पड़ेगा, स्वयं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को उठाना पड़ेगा। और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास भी यदि टाइम नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में वो इस कार्य के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है। तो देखो, जब परिसर के यूजर द्वारा पशु या पक्षी द्वारा फैलाए जाने वाले न्यूसेंस को यदि नहीं रोका जाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी से ऐसे परिसर के ऐसे उपयोग को ऐसे साधनों से रुकवा सकेगा जो वह ठीक समझे। तो उस परिसर में पशु या पक्षी द्वारा फैलाए जाने वाले न्यूसेंस को अपने स्तर पर उचित तरीके से रुकवा सकेगा। फिर परिसर के स्वामी या अधिभोगी को हेतुक दर्शित करने के लिए ये निर्देश देगा कि क्यों न उसका लाइसेंस या अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए। तो देखिए, यदि जिस परिसर में पशु या पक्षी न्यूसेंस फैला रहे हैं और उस परिसर में पशु या पक्षी रखने का लाइसेंस नहीं है, तब तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोई एक्स्ट्रा कार्यवाही नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी लाइसेंसधारी परिसर में ऐसा किया जाता है तो उस परिसर का पशु या पक्षी रखने का लाइसेंस जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी रद्द करने का जो है नोटिस उस परिसर के स्वामी या अधिभोगी को दे सकेगा। फिर देखिए, यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को समाधान हेतु या कारण दर्शित नहीं करता है या उन पशुओं या पक्षियों द्वारा किए जाने वाले न्यूसेंस को समाप्त नहीं करता है, या तो मतलब न्यूसेंस को समाप्त कर दे, या फिर अगर न्यूसेंस को समाप्त नहीं कर पाता है तो उन कारणों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सामने स्पष्ट करेगा कि जिन कारणों के चलते वो न्यूसेंस को नहीं रोक पाया। और यदि कोई परिसर का स्वामी या अधिभोगी न तो उस न्यूसेंस को समाप्त करता है और न ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वह कारण स्पष्ट करता है जिसके कारण वह ऐसे न्यूसेंस को नहीं रोक पाया, या तो उसकी ऐसी अनुज्ञप्ति या लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। देखो, या तो रोकेगा और नहीं रोकेगा तो वो कारण नगरपालिका अधिकारी को बताएगा जिसके कारण उस न्यूसेंस को नहीं रोक पाया, तथा रद्द करने के बाद में उसके परिसर में पाए गए पशु या पक्षियों का अभिग्रहण किया जाएगा। और यदि एक बार किसी परिसर के अधिभोगी या स्वामी का उस परिसर में पशु या पक्षी रखने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और पशु या पक्षी रखने का लाइसेंस यदि रद्द कर दिया गया है, उसके बाद यदि उस परिसर में कोई भी पशु या पक्षी रखा जाता है लाइसेंस रद्द करने के बाद में, तो उसका अभिग्रहण का मतलब उसको सीज किया जाएगा और उसकी नीलामी करके न्यूसेंस को रोका जाएगा। तो अगर एक बार लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है उसके बाद भी किसी परिसर में कोई अधिभोगी या स्वामी जो है किसी पशु या पक्षी को रखता है तो नीलामी, उस पशु या पक्षी को सीज करके नीलामी द्वारा बेचकर उस परिसर का न्यूसेंस जो वो समाप्त किया जाएगा। फिर देखिए, ये पशु पक्षियों के न्यूसेंस के ऊपर धारा 47 से लेकर 50 तक इन 4 धाराओं में उल्लेख किया है। 5वीं धारा पशुओं के संबंध में जो है वो डेयरियों की अनुज्ञप्ति देना है। अभी तक पशु पक्षियों के लाइसेंस की बात कर रहे थे, अभी अपन किसकी बात करें, सेक्शन 51 में डेयरी के लिए अनुज्ञप्ति या लाइसेंस की बात की है, या लाइसेंस ऑफ डेयरीज का जो है उल्लेख नगरपालिका अधिनियम के सेक्शन 251 में किया गया है। तो इस सेक्शन में देखो क्या चर्चा डेयरीज के संबंध में की गई है, उसकी चर्चा अभी अपन इस सेक्शन में करेंगे। तो देखिए, सेक्शन 251 में पहली बात जो कही गई है वो क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी दुधारू पशु के लिए या दूध के भंडारण या बिक्री के लिए या मक्खन बनाने या विक्रय करने के स्थान का नगरपालिका की अनुज्ञप्ति या लाइसेंस के निर्बंधों के अधीन ही इस्तेमाल करेगा तथा ऐसा किया जाना अनुज्ञात करेगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए, मैंने पीछे सेक्शन 2 में डेयरी की डिटेल से परिभाषा बताई थी। डेयरी में वो परिसर भी आएंगे जहां दुधारू पशु रखे जाते हैं, वो परिसर भी आएंगे जहां दूध का भंडारण किया जाता है, वो परिसर भी आएंगे जहां दूध को बिक्री के लिए रखा जाता है, वो परिसर भी आते हैं जहां दूध से मक्खन बनाया जाता है, या वो परिसर भी आएंगे जहां विक्रय के लिए किसी स्थान का
नगर पालिका डेयरी के नाम से कोई लाइसेंस ही देती है, ठीक है, तो लाइसेंस के निबंधों के अधीन ही इस्तेमाल करेगा, ऐसा किया जाना अनुज्ञात करेगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए डेयरी जो है, डेयरी उसी स्थान पर, अब डेयरी में क्या क्या है इसकी डिटेल डेफिनेशन मैंने सेक्शन 2 में बताई थी। डेयरी में केवल जो है वो पशुपालन ही नहीं आता है, दूध के विक्रय के लिए अगर कोई स्थान है या मक्खन बनाने के लिए कोई स्थान है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेयरी की परिभाषा में आती हैं। तो देखो डेयरी के लिए अनुज्ञप्ति या लाइसेंस के निर्बंधों के तहत ही किसी परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा, बिना लाइसेंस के डेयरी इंडस्ट्री को नहीं लगाया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या इसमें, नगर पालिका ऐसा करने के लिए लाइसेंस या अनुज्ञप्ति उन शर्तों के अधीन देगी जो नगर पालिका को ठीक लगे। देखिए इसमें बड़ी बात क्या है, देखो ये दूसरा ही बिंदु है, नगर पालिका ऐसा करने के लिए लाइसेंस या अनुज्ञप्ति उन शर्तों के अधीन देगी जो नगर पालिका को ठीक लगे, तथा इस प्रकार नगर पालिका द्वारा दिए गए लाइसेंस या अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्तिधारी को 1 माह का नोटिस देकर कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो इसमें पहली बात ये देखेंगे कि किस परिसर में डेयरी को संचालित करने का लाइसेंस नगर पालिका देगी। ये नगर पालिका को ठीक लगता है उसी परिसर के लिए देगी। कहने का मतलब किसी परिसर में नगर डेयरी को संचालित करने का जो अनुमति या लाइसेंस देना है वो नगर पालिका की विवेकीय शक्ति है। दूसरा, क्या एक बार किसी व्यक्ति को डेयरी संचालित करने के लिए दिया गया लाइसेंस वो परमानेंट हो जाता है? नहीं। नगर पालिका को यदि उचित लगे तो जिस व्यक्ति को पहले से डेयरी संचालित करने का लाइसेंस दिया गया है उसे 1 महीने का नोटिस देकर, मतलब लाइसेंस वापस लेने से 1 महीने पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा और 1 माह का नोटिस देकर उससे डेयरी का लाइसेंस जो है वापस लिया जा सकता है। परंतु यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो ये ऐसे किसी नोटिस के बिना प्रत्याहृत की जा सकेगी या वापस ली जा सकेगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डेयरी का जो लाइसेंस है वो वापस लेने के लिए 1 महीने का नोटिस तभी दिया जाएगा जब डेयरी संचालक जो है वो अधिनियम या कानून के तहत डेयरी का संचालन कर रहा है और कानून का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता है। और यदि कोई डेयरी संचालक जिन शर्तों के तहत लाइसेंस को धारण करता है या लाइसेंस ग्रहण करता है उन शर्तों में से किसी भी शर्त का यदि उल्लंघन कर देता है तो उससे लाइसेंस जो है वो नगर पालिका बिना 1 महीने का नोटिस दिए तुरंत भी वापस ले सकती है या प्रत्याहृत कर सकती है या रिवोकेट कर सकती है, वापस ले सकती है। ठीक है, फिर देखिए ये तीसरा बिंदु है, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार अनुज्ञप्ति के बिना या इसकी शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन में, तो या तो बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति डेयरी चलाता है या लाइसेंस लेता है लेकिन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए डेयरी का संचालन करता है, अथवा एक बार लाइसेंस दिया गया था और लाइसेंस वापस ले लिया गया, इसके बावजूद भी वो व्यक्ति डेयरी को संचालित करता है, तो इन तीनों ही कार्यों के लिए क्या पेनल्टी हो सकती है। तो देखो इस प्रकार किसी परिसर का इन चीज़ों का उल्लंघन करते हुए या इस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति किसी परिसर में डेयरी का संचालन करता है तो वह उस जुर्माने से दंडित किया जाएगा जिसकी न्यूनतम राशि 5,000 और अधिकतम राशि 10,000। तो देखिए बिना लाइसेंस के डेयरी संचालित करने या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके डेयरी चलाने या लाइसेंस का निलंबन होने के बाद भी डेयरी को संचालित रखने के लिए, तीनों ही कार्यों के लिए न्यूनतम जो जुर्माने की राशि है वो 5,000 रुपये है और अधिकतम जुर्माने की राशि है वो 10,000 है। तो पहली बार जब जुर्माना लगाएगा वो 5 से 10,000 के बीच में लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि पहली बार जुर्माना लगाया जाता है उसके बाद भी कोई व्यक्ति उस परिसर में डेयरी को संचालित रखता है या यूँ कह सकते हैं कि नियमों के विरुद्ध डेयरी का संचालन रखता है या इस धारा के तहत इस अपराध को जारी रखता है, तो पहली बार अपराध साबित होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये तक का जुर्माना पर डे के हिसाब से, देखो तक है, अधिकतम 50 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। 50 रुपये से कम हो सकता है लेकिन 50 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस तक का मतलब ये है। फिर देखिए यदि इस प्रकार किसी स्थान के संबंध में कोई व्यक्ति दोष सिद्ध पाया जाता है, तो देखो किसी स्थान के संबंध में का मतलब है बिना लाइसेंस के डेयरी चलाते हुए पाया जाता है, या लाइसेंस है लेकिन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए डेयरी चलाता है, या लाइसेंस लिया था लेकिन लाइसेंस निलंबित करने के बाद भी डेयरी को संचालित रखता है। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या लिखा हुआ है,
मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा। देखो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे परिसर को बंद नहीं करवा सकता, लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे परिसर को बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ऐसे परिसर को बंद करवाने के लिए आवेदन किसे करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा। तो देखो, अगर बिना लाइसेंस के उल्लंघन में या लाइसेंस निलंबन के बाद कोई व्यक्ति डेयरी चलाता है तो उस स्थान को बंद करवाने का अधिकार किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास है। लेकिन मजिस्ट्रेट ये कार्यवाही किसके आवेदन पर करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आवेदन पर करेगा। और ऐसे स्थान को इस प्रकार उपयोग में लिए जाने से रोकने के लिए उस पर व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य कदम उठाएगा। तो उस परिसर को बंद करवाने के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सेक्शन 51 में 251 में मैंने आपको क्या बताया है? सेक्शन 251 में मैंने आपको डेयरी के बारे में बताया है। फिर अब अपन देखेंगे अगला सेक्शन 252 से लेकर 254 तक जो है वो यातायात से संबंधित या वाहनों से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। यातायात या वाहनों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान है इसमें? देखो, सेक्शन 252 क्या कहता है? कुछ या कतिपय कुछ प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग का प्रतिषिद्ध किया जाना। तो देखिए, इसमें नगरपालिका क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार के वाहनों का जो उपयोग है वो प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। कहाँ? सार्वजनिक मार्गों पर। तो इस संबंध में क्या है? देखो, नगरपालिका लिखित में नोटिस देकर निम्न मामलों को प्रतिषिद्ध कर सकेगी। मतलब नगरपालिका कोई भी लिखित में नोटिस जारी करके किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा सकती है। किस मामले में? सार्वजनिक मार्गों पर यातायात के मामले में किन किन चीज़ों पर नगरपालिका रोक लगा सकती है नोटिस जारी करके। तो देखिए, पहली जो रोक है वो किस पर है? किसी भी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग में वाहनों के यातायात को या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी। तो देखो, किसी सार्वजनिक मार्ग में या मार्ग के किसी हिस्से में किसी यातायात को नगरपालिका नोटिस द्वारा या तो स्थायी रूप से बंद कर सकती है या अस्थायी रूप से या टेम्परेरी भी बंद कर सकती है, या उन वाहनों को विनियमित कर सकती है। मतलब जैसे भारी वाहनों का अंदर जाना वंचित कर सकती है उस मार्ग पर, ताकि जनता को होने वाले खतरों, बाधाओं या असुविधाओं से रोका जा सके या किसी भी इलाके की शांति सुनिश्चित की जा सके। तो देखो, जनता को होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए या शांति भंग को बचाने के उद्देश्य से किसी भी सार्वजनिक मार्ग या उस मार्ग के किसी हिस्से पर नगरपालिका स्थायी या अस्थायी तौर पर वाहनों को या यातायात को क्या कर सकती है? प्रतिषिद्ध कर सकती है या निषेधित कर सकती है। फिर दूसरा देखिए, नगरपालिका किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग में वाहनों की विशेष प्रकार। देखो, ये पहले में मैंने बताया कि जनता को कोई खतरा ना हो और शांति भंग न हो, इस आधार पर किसी सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है नगरपालिका। दूसरे में ये बताया कि नगरपालिका किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग में वाहनों की विशेष प्रकार, मतलब बड़े वाहनों का, जैसे विशेष प्रकार का मतलब विशेष टाइप के स्वरूप, संरचना, वजन और उत्सर्जन का मतलब प्रदूषण की स्थिति और आकार के आधार पर किसी यान को प्रतिषिद्ध कर सकती है। जैसे शहर के अंदर कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिधर से भारी वाहनों का निषेध किया जाता है। तो ये नगरपालिका को अधिकार जो है वो इस सेक्शन के अधीन दिया गया है। तो नगरपालिका वाहनों के किसी विशेष टाइप को, या जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा प्रदूषणकारी वाहनों को एक टाइम के बाद में प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है। तो ये नगरपालिका की शक्ति इसी अधिनियम के तहत है। फिर अगला जो है, किसी भी यान के आवागमन के प्रवेश को पूरे समय के लिए या किसी विशिष्ट समय या कुछ घंटों के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी। जैसे किसी शहर में बसों और भारी ट्रकों को दिन के समय जाने से रोका जाता है, जबकि रात के समय वो उस नगरपालिका के नगरीय क्षेत्र में से जा सकते हैं। और ऐसे आवागमन वाले किसी विशिष्ट सार्वजनिक मार्ग से
किसी परिसर में ऐसे यान के आवागमन के लिए निकास को प्रतिबंधित कर सकेगी। फिर अगला जो प्रतिबंध है वो क्या है, जल निकासी, मतलब पानी का बहाव, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था से संबंधित किसी कार्य को करने या इससे संबंधित किसी प्रकार की मरम्मत आदि के लिए किसी भी मार्ग को यातायात को अस्थायी रूप से बंद कर सकती है। देखो, किसी शहर में अगर जल निकासी पाइपलाइन बिछानी है जलापूर्ति के लिए, या सीवेज लाइन निकालनी है गंदे पानी को, या बिजली की व्यवस्था करनी है, खंभों की या वायरिंग की रिपेयरिंग करनी है, तो इन कार्यों के लिए नगर पालिका जो है किसी अस्थायी अवधि के लिए यातायात को बंद कर सकती है। ऐसा पावर भी नगर पालिका को इसी धारा में दिया गया, परंतु ऐसा कार्य युक्त गति के साथ पूरा किया जाएगा। देखो, यदि जल निकासी, जलापूर्ति या प्रकाश व्यवस्था के लिए अस्थायी रूप से किसी यातायात को बंद किया जाता है तो ये जो कार्य हैं वो नगर पालिका तेजी से करेगी या जल्द ही उन्हें पूरा करेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये 4 प्रतिबंध जो हैं वो नगर पालिका को यातायात मामलों में लगाने के लिए हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण तो ये है कि जनता की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए किसी सार्वजनिक मार्ग पर नगर पालिका जो है वाहनों को प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, ये चारों प्रतिबंध आपको इस सेक्शन में ध्यान में रखने। सेक्शन 52 में 252 में प्रतिबंधों का उल्लेख है। फिर देखिए नीचे, यदि उपयुक्त कार्यों के संबंध में कोई नोटिस किसी विशिष्ट सार्वजनिक मार्ग को लागू होता है। देखो, अगर ऐसा नोटिस जो है नगर पालिका किसी विशेष सार्वजनिक मार्ग के संबंध में जारी करती है तो ऐसे सार्वजनिक मार्ग के किसी भाग पर सुस्पष्ट स्थानों पर या दोनों अंतिम सिरों पर चिपकाया जाएगा। जैसे ये सार्वजनिक मार्ग है, इस सार्वजनिक मार्ग को यहाँ तक यदि बंद किया गया तो इस साइड में भी यहाँ भी नोटिस चिपकाया जाएगा या कोई बैरिकेड लगाया जाएगा, और इधर भी बैरिकेड की आगे रास्ता बंद है या आगे रास्ता एक तरफा है, ऐसा नोटिस जो किसको लगाना पड़ेगा, नगर पालिका को। बिना दोनों सिरों पर नोटिस को चस्पा किए ऐसा नगर पालिका नहीं कर सकती। और यदि ऐसा नोटिस सामान्य रूप से सभी मार्गों पर लागू होता है तो विज्ञापित किया जाएगा। तो जैसे कई बार क्या होता है कि नगर पालिका के बड़े बड़े सारे रास्तों को नगर पालिका बंद कर देती है, तो उसके लिए नगर पालिका अखबार में या न्यूज चैनल के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से उसको विज्ञापित कर सकती है कि इन दिनों में ये रास्ते ये आम रास्ते बंद रहेंगे। तो इनका विज्ञापन जो है वो नगर पालिका को करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जनता को असुविधा हो सकती है। फिर देखिए, नगर पालिका लिखित नोटिस में ये घोषित कर सकेगी कि कोई भी पैदल रास्ता या उसका भाग साइकिल और पैदल पथ के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। तो देखो, साइकिल और फुटपाथ के रूप में इस्तेमाल या पैदल पथ के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते की घोषणा नगर पालिका कर सकती है। और यदि इस प्रकार का लिखित नोटिस दिया जाता है तो उसे सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग पर सुस्पष्ट स्थान पर या दोनों सिरों पर चिपकाया जाएगा। तो देखो, किसी रास्ते को पैदल या साइकिल सवारों के लिए आरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, तो उस रास्ते के दोनों ओर इस सूचना को प्रकाशित किया जाएगा। मार्ग या मार्ग के किसी भाग से इस नोटिस का संबंध होगा तो उस मार्ग पर ऐसा नोटिस जो वो लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, धारा 253 क्या कहती है। सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। तो जो सार्वजनिक रास्ते हैं, आम रास्ते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, वहाँ लोगों के जो निजी वाहन जाते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है सरकारी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस अधिनियम में क्या लिखा हुआ है, निजी यान। तो सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन, तो लोगों के जो प्राइवेट यान है, यान का मतलब सारे व्हीकल्स आ गए, तो उनकी पार्किंग का विनियमन जो है वो नगर पालिका करेगी। इस संबंध में सेक्शन 253 क्या कहती है, तो सार्वजनिक मार्गों पर नगर पालिका किस तरीके से निजी वाहनों की पार्किंग को विनियमित करेगी। तो इसमें संबंध में पहले आप इस नोट को देखिए। नगर पालिका यातायात के सरल बहाव को सुनिश्चित करने की, सरल बहाव का मतलब है कि आवागमन जो है वो आसान बना रहे, सामान्य जनता की असुविधा ना हो, इसलिए फुटपाथ और सड़क के किनारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर यानों की पार्किंग को विनियमित करेगी। तो देखो, या तो सड़क के दोनों किनारों पर पट्टी लगा के नगर पालिका पार्किंग के लिए स्थान तय कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, सार्वजनिक स्थान, अगर कोई सरकारी या सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर सकती है।
किसी भी दशा में सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। तो देखो, अगर पर्याप्त स्थान है तो ही उस स्थान को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर किसी स्थान में पार्किंग के लिए अनुकूल जगह नहीं है तो उसे पार्किंग स्थल के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन नगरपालिका पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसी दर पर कोई पार्किंग फीस, तो देखो, नगरपालिका जिसे पार्किंग स्थल तय करती है वहाँ किसी प्रकार की पार्किंग फीस जो है वो उसका पेमेंट करने की व्यवस्था कर सकती है, या ये हो सकता है कि पार्किंग की कोई फीस निजी वाहनों के लिए रख सकती है। ठीक है, अधीन रहते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग अनुज्ञात कर सकेगी। तो सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग अनुज्ञात करने की शक्ति किसको है? नगरपालिका को है। किसको है? नगरपालिका को। और नगरपालिका इस कार्य को कैसे कर सकती है? साधारण आदेश से भी कर सकती है और विशेष आदेश से भी कर सकती है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि नगरपालिका जिन सार्वजनिक स्थानों को पार्किंग के रूप में अनुज्ञात करती है वो पार्किंग के लिए शुल्क सहित हो सकते हैं और बिना शुल्क के भी हो सकते हैं। फिर देखो, इस संबंध में धारा 254 क्या कहती है? धारा 254 ये कहती है कि सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। देखो, जो सार्वजनिक मैदान है, सरकारी मैदान है, उन पर व्हीकल्स को खड़ा करना या जानवरों को रोकना, इस संबंध में क्या प्रावधान है इस अधिनियम में? तो देखिए, जहाँ नगरपालिका में निहित किसी भूमि को, मतलब नगरपालिका की कोई भूमि है या किसी सार्वजनिक स्थान को नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी यान या जानवर को ठहराने के स्थान के रूप में या पड़ाव स्थल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो उस यान या जानवर का स्वामी, तो देखो, जो नगरपालिका की भूमि है उस भूमि के ऊपर नगरपालिका की बिना अनुमति के या तो कोई व्यक्ति व्हीकल खड़ा करता है या किसी जानवर को ठहराता है, तो देखो, उस यान या जानवर का जो स्वामी है या उसका पालक है उस पर क्या जुर्माना किया जा सकता है? तो देखो, उस पर न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। पहली बार जब ऐसी गलती सिद्ध होती है किसी व्यक्ति की कि नगरपालिका के किसी स्थान पर बिना अनुमति के या बिना अनुज्ञा के उसने किसी यान को खड़ा किया है या किसी जानवर को रखा है, तो 1000 न्यूनतम और अधिकतम 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और यदि पहली बार दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे अपराध को वो व्यक्ति जारी रखता है, जैसे एक बार जुर्माना लगाने के बाद भी वह व्यक्ति यान को या किसी जानवर को वहाँ खड़ा करता है, तो प्रतिदिन के लिए न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 रुपये का जुर्माना उस पर अधिरोपित किया जा सकेगा। ये बात आपको इस सेक्शन में ध्यान में रखनी है। फिर अगला देखिए, अगला है धारा 255 से लेकर 57 तक। इन 4 धाराओं में, 3 धाराओं में 55, 56 और 57 में हम अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अग्नि की रोकथाम के संबंध में या अरेंजमेंट फॉर फायर प्रिवेंशन, अग्नि से सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान नगरपालिका करेगी वो क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, इन 3 धाराओं में अपन अग्नि की रोकथाम के लिए नगरपालिका द्वारा किए जाने वाले उपायों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, नगरपालिका को ये अधिकार होगा कि वह उपविधियों का निर्माण कर, देखो, नगरपालिका, मैंने बताया था नियम और उपनियम नगरपालिका जारी करती है। नियम और उपनियम कौन जारी करती है? नगरपालिका। जबकि विधि क्या है? यहाँ किस विधि को पढ़ रहे हैं? नगरपालिका अधिनियम 2009 को पढ़ रहे हैं। तो नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत उपविधि और नियम बनाने की शक्ति किसको है? नगरपालिकाओं को है। नगरपालिकाओं का मतलब उसमें नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम ये सब आ जाते हैं। उपविधियों का निर्माण कर नगरपालिका के समस्त क्षेत्रों में या किन्हीं परिसरों के स्वामी या ये अधिभोगी है, अधिभोगियों से ऐसी व्यवस्थाएं करने की अपेक्षा कर सकेगी जो कि नगरपालिका क्षेत्र में अग्नि की रोकथाम और अग्नि की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे। तो देखो, नगरपालिका क्षेत्र में अग्नि की रोकथाम के लिए उपविधियों का निर्माण कर सकेगी नगरपालिका। और उस क्षेत्र में जो भवनों के मालिक हैं उनको अग्नि की रोकथाम के लिए क्या क्या करना होगा या कौन से नियमों का पालन करना होगा, इस संबंध में नगरपालिका नियम या उपविधि बना सकती है। जैसे मार्केट में, बिल्डिंग्स में अग्निरोधक
जो सिलेंडर है वो रखने की व्यवस्था है, तो ऐसी जो अपेक्षा वो भवनों के स्वामियों से कर सकेगी। इसके अलावा नगर पालिका परिसरों के स्वामी या अधिभोगी से निर्धारित अधिकारी से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अपेक्षा भी कर सकेगी। तो देखो, नगर पालिका क्षेत्र में जो परिसर हैं या भवन है, उनके स्वामी या अधिभोगी ने नगर पालिका द्वारा अपेक्षित अग्नि सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए या नहीं किए, ये प्रमाणित करने के लिए या ये जानने के लिए वो किसी अधिकारी को इस संबंध में एनओसी जारी करने, किसी अधिकारी से एनओसी प्राप्त करने के संबंध में भी प्रावधान कर सकता है। या फिर नगर पालिका ऐसी अपेक्षा कर सकती है कि किसी परिसर या भवन के स्वामी या अधिभोगी ने अग्नि संबंधी सुरक्षा की है या नहीं की, इसके लिए एनओसी लेगा वो। तो वो एनओसी इस बात का प्रमाण होगी कि स्वामी या अधिभोगी ने अपने परिसर में या अपने भवन में क्या कर लिया है, अग्नि सुरक्षा संबंधी इंतजामों को कर लिया है। तो देखिए, धारा 256 क्या कहती है, अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख रखाव। ये देखो, फायर ब्रिगेड की स्थापना जो है और उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी जो है वो नगर पालिका के ऊपर है, इस अधिनियम की धारा 250 में। तो देखिए, यहाँ क्या ध्यान में रखना है आपको, यहाँ आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि पहला पैसेज देखिए, नगर पालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख रखाव कर सकेगी। तो ये देखिए, ये सकेगी शब्द क्या कहती है कि अग्निशमन की दल की स्थापना करना नगर पालिका के लिए अनिवार्य नहीं है। सकेगी का मतलब है ये नगर पालिका पर डिपेंड करेगा कि उसके पास ऐसे संसाधन हैं या नहीं कि वो अग्निशमन यंत्र या फायर ब्रिगेड की स्थापना करे, तथा इसके अलावा किन्हीं औजारों, मशीनों या आसूचना देने वाले साधनों की व्यवस्था कर सकेगी। तो अग्नि से संबंधित उपकरणों की या आग बुझाने से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था कर सकेगी, करना जरूरी नहीं है, जिन्हें आग के निवारण और बुझाने के लिए आवश्यक समझे। तो देखो, धारा 256 क्या कहती है, धारा 256 ये कहती है कि ये अग्निशमन यंत्र की स्थापना करना नगर पालिका के विवेक पर निर्भर करता है, नगर पालिका के लिए बाध्यकारी नहीं है। कहने का मतलब प्रत्येक नगर पालिका के पास फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो ये जरूरी नहीं है। ये सकेगी शब्द दोनों जगह यही बात बता रहा है। फिर देखिए, इसमें धारा 257 क्या कहती है, धारा 257 ये कहते हैं कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। तो देखो, अग्निशमन दल जो है, फायर ब्रिगेड और इससे जुड़े हुए व्यक्तियों की क्या शक्तियां हैं आग बुझाने के मामले में। तो फायर ब्रिगेड और अन्य लोग जो आग बुझाने से संबंधित हैं, उनको क्या क्या शक्तियां हैं, इस संबंध में देखिए सामान्य बात क्या है। इस धारा में किसी नगर पालिका क्षेत्र में आग लगने के अवसर पर, देखो, आग लगने के अवसर पर मजिस्ट्रेट, नगर पालिका का कोई सदस्य जो चुनाव द्वारा जीत कर आते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सदस्यों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब आ जाते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका का कोई भी अन्य अधिकारी, अग्निशमन दल की कार्यवाही के संचालक, जो फायर ब्रिगेड का जो लीडर है वो का निर्देशन करने वाला कोई सदस्य, या कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी, कांस्टेबल को छोड़कर कोई भी पुलिस अधिकारी निम्न कार्यों को करने के लिए सशक्त रहेगा। तो पुलिस का, कांस्टेबल के अलावा सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट, कार्यपालिका का कोई सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका का कोई अन्य अधिकारी या अग्निशमन दल का कोई भी सदस्य क्या शक्ति रखता है, मतलब इनमें से कोई भी व्यक्ति ये नीचे वाले कार्य करने की शक्ति रखता है। क्या क्या है इसमें, पहली शक्ति देखिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटा सकेगा या हटाने का आदेश दे सकेगा जो आग बुझाने या जान माल की रक्षा करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता हो। तो देखो, जहां फायर ब्रिगेड आग बुझा रही होगी, वहां यदि कोई व्यक्ति आग बुझाने में बाधक बना हुआ है या हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन हटा सकेगा, ये ऊपर वाले सारे लोग हटा सकेंगे, मजिस्ट्रेट, नगर पालिका का कोई सदस्य। तो ऐसे बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को वहां से हटाया जा सकेगा। दूसरा देखो, किसी ऐसे मार्ग अथवा रास्ते को बंद कर सकेगा जिसके पास आग जल रही है। तो जहां आग लगी है
उसके आसपास के रास्तों को बंद करने का आदेश इनमें से कोई भी दे सकता है। मजिस्ट्रेट, नगर पालिका का कोई सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये सब दे सकते हैं, या अग्निशमन का कोई कर्मचारी, या कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी। ठीक है। इसके अलावा तीसरी शक्ति क्या है इन सभी को? आग बुझाने के उद्देश्य से किसी भवन या भूमि में प्रवेश कर सकेगा। तो जहां आग लगी है वहां आसपास के किसी भी भवन या भूमि में इनमें से कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या उसमें से आर पार जा सकता है। जैसे दीवार फांद कर किसी के घर से जाना हो तो ऐसा करना वैध होगा, लीगल होगा। या अगर जरूरत पड़ी तो किसी दीवार को गिराया जा सकता है, उसमें से किसी को प्रवेश करवाया जा सकता है, या उसमें से किसी को आर पार निकलवाया जा सकता है। उसे गिरवा सकेगा अथवा उन्हें मकानों या अन्य साधित्र का मतलब उपकरणों से गुजरने के उपकरणों सहित गुजरने के लिए उपयोग में ले सकेगा। तो किसी दीवार को तोड़कर या किसी के घर में से आग बुझाने के जो उपकरण है उनको लेकर अग्नि स्थल पर जाने की शक्ति इन सभी को होगी। फिर देखो अगला क्या है इसमें, आग के स्थान पर तेज धार के साथ पानी पहुंचाने के लिए मुख्य प्रणालियों और पाइपों को बंद करवाना। तो यदि आग बुझाने के स्थान पर कोई जलदायी विभाग का कोई पाइप वगैरह है तो उन पाइपों को बंद करवाया जा सकता है, और पानी की व्यवस्था अग्नि बुझाने के लिए इनमें से कोई भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट है, नगर पालिका का कोई सदस्य है, जो ऊपर बताए वो सब कर सकते हैं। फिर पांचवा देखिए, अग्निशमक इंजन के बाहर साधक व्यक्ति के मांग करने पर संभव सहायता प्रदान करना। तो अग्निशमक यंत्र का जो प्रभारी है या बाहर साधक व्यक्ति है वो यदि मजिस्ट्रेट से, नगर पालिका के सदस्य से या पुलिस के कांस्टेबल से ऊपर की रैंक के किसी अधिकारी से जो भी मदद मांगेगा वो मदद उसकी करनी होगी। फिर देखिए, जान और माल के परिरक्षण के लिए आवश्यक उपाय कर सकेंगे। तो अग्नि स्थल पर जान माल को जो भी नुकसान हो सकता है उसे बचाने का पूरा प्रयास कर सकेंगे। इस प्रकार इनमें से कोई भी कदम प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है तथा उसके द्वारा की गई कार्यवाही सद्भावना में, तो उस कार्य के दौरान होने वाले नुकसानी के संदर्भ या समुदाय के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। तो यदि नगर पालिका के क्षेत्र में इस प्रकार लगने वाली आग को बुझाने के लिए अगर किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है कार्यवाही के दौरान, जैसे किसी की दीवार तोड़नी पड़ जाए, खिड़की तोड़नी पड़ जाए, तो यदि ऐसा कार्य वो लोग सद्भाव में करते हैं, मेलाफाइड इंटेंशन में नहीं करते हैं, दुराशय या बुरे इरादे के साथ नहीं करते हैं, तो इनमें से किसी भी व्यक्ति को उस नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को ऐसी नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। फिर देखिए अगला सेक्शन 58 क्या कहता है। सेक्शन 58 ये कहता है कि प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। तो देखो, नगर पालिका क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उनको बनाने पर या उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने पर। तो बनाने पर भी रोक लगाने की बात है और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की भी बात है। तो इन दोनों मामलों में क्या प्रावधान है? तो पहली बात तो है कि प्लास्टिक थैलियों को बैन करने संबंधी जो प्रावधान है वो किस में है? सेक्शन 258 में है, 258 में है। ठीक है। तो देखिए, राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, तो देखो पहली बात तो प्लास्टिक थैलियों को राज्य सरकार के आदेश के अधीन ही बैन किया जा सकता है। लेकिन राजपत्र को, नगर पालिका को राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र या नगर पालिका के किसी विशिष्ट भाग में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, देखो विनिर्माण का मतलब निर्माण, विक्रय का मतलब बेचना, और उनके इस्तेमाल पर निर्बंधित करने या उन पर पाबंदी लगाने की शक्ति है। तो देखो पहली बात, नगर पालिका क्षेत्र में प्लास्टिक थैलियों को हर तरह से बैन करने की शक्ति नगर पालिका को है। लेकिन नगर पालिका इस प्रकार प्लास्टिक की थैलियों को बैन करने से पहले उन सभी नियम कायदों का ध्यान रखेगी जो इस संबंध में राज्य सरकार समय समय पर जारी करती है, या राज्य सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अगर राज्य सरकार प्लास्टिक थैलियों को बैन करने का आदेश देती है तो नगर पालिका को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इस धारा के अधीन आरोपित निर्बंधन या पाबंदी, देखो प्लास्टिक की थैलियों पर जो भी प्रतिबंध या पाबंदी लगाई जाती है उनमें उनका उल्लंघन में कोई व्यक्ति यदि सिद्ध दोष पाया जाता है
तो देखो प्लास्टिक थैली बैन है, उसके बाद भी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 3 माह तक की जेल हो सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बैन करने के बाद नगर पालिका क्षेत्र में प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर 3 माह तक की जेल हो सकती है, सादा कारावास, या न्यूनतम 100 से 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 100 से लेकर 1000 रुपये तक का कितना भी जुर्माना किया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने तक की जेल भी हो जाए और 100 से 1000 रुपये तक का जुर्माना, मतलब इन दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति पहली बार दंडित होता है तो उसे सादा कारावास और 100 से 1000 रुपये तक का जुर्माना, और पहली बार ये अपराध सिद्ध होने के बाद भी वो व्यक्ति ऐसा अपराध जारी रखता है, जैसे दोबारा इस अपराध को जारी रखता है, जैसे आज किसी के ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करने पर, फिर वो कल परसों 7 दिन तक उसका इस्तेमाल जारी रखता है, बची हुई थैलियों को यूज़ करता है, तो पर डे 50 रुपये तक का प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। तो देखो ऐसे प्रत्येक दिवस या रात्रि के लिए तो देखो ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो है उनके ऊपर दिन रात ये शब्द लिखा हुआ है पूरे, बाकी सब जगह दिन लिखा हुआ है, जबकि प्लास्टिक थैलियों के संबंध में क्या लिखा हुआ है, दिन या रात्रि, प्रतिदिन या रात्रि के लिए 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर देखिए कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। ये देखो कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना, तो देखो यहाँ मल नाली का कनेक्शन नहीं लेना, जो सीवेज लाइन है उसका कनेक्शन नहीं लेना। देखो नॉन टेकिंग ऑफ कनेक्शन और डिस्चार्ज सीवेज, तो जो सीवेज लाइनें हैं, गंदे पानी के अपवाह से संबंधित जो नाली तंत्र है उसका कनेक्शन नहीं लेने से संबंधित जो प्रावधान है, या मल को खुले में बहा देते हैं तो इस संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए इसमें सेक्शन 259 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रणाधीन कोई व्यक्ति अपने भवन या भूमि से धारा 202 में यथा उपबंधित मल वहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेता है। धारा 202 के तहत जो मल वहन प्रणाली का कनेक्शन लेना होता है किसी भवन या परिसर भूमि के स्वामी को, यदि वो ऐसा कनेक्शन नहीं लेता है या नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी ओधी अथवा मल नाली के पानी को किसी अन्य तरल पदार्थ अथवा अन्य वस्तु जो दुर्गंधपूर्ण है या दुर्गंधपूर्ण होने की संभावना है को किसी मार्ग या अलग है, मार्ग या खुले स्थान पर बहाता है। तो देखो सामान्यतया सेक्शन 202 के तहत किसी व्यक्ति को अपने भवन या परिसर से गंदे पानी को बहाने के लिए मल वहन प्रणाली का कनेक्शन लेना होता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लेता है और वह बिना किसी ओधी या मल नाली के पानी को अन्य तरल पदार्थ के साथ बहा रहा है, मतलब उसके पास ऐसा कोई टैंक भी नहीं है जिसमें गंदे पानी को कलेक्ट कर सके, और वो सादे पानी के साथ ऐसी गंदगी को बहा देता है जिससे दुर्गंध फैलती है या दुर्गंध फैलने की संभावना है, और ऐसा गंदा पानी यदि खुले मार्ग पर बहता है या निकलता है या फेंकता है या किसी दीवार में सूखने देता है, मतलब दीवार के सहारे छोड़ दिया जाता है नगर पालिका क्षेत्र में, तो इन कार्यों को अनुज्ञात करता है, मतलब अनुमति देता है। या किसी मलनाली अथवा शौचालय से किसी दुर्गंधपूर्ण, तो देखो मलनाली या शौचालय का दुर्गंधपूर्ण जो पदार्थ है उसको मार्ग की सतह पर खुला छोड़ देता है या बहा देता है या फेंकता है, या ऐसा फेंकने या खुला छोड़ने की अनुमति किसी को देता है, ठीक है, अथवा अनुज्ञा की शर्तों का पालन नहीं करता है। तो देखो कहने का मतलब है कि सीवेज लाइन का कनेक्शन नहीं लेना और गंदे पानी आदि को या टॉयलेट आदि की गंदगी को खुले में छोड़ना कितना जुर्माना है, तो देखो ऐसे व्यक्ति को 5000 रुपये से कम 5000 रुपये का जुर्माना। सीवेज लाइन में बहाने वाली चीज़ों को खुले में बहाने या टॉयलेट आदि की गंदगी को खुले में छोड़ने से न्यूनतम 5000 रुपये का जुर्माना होगा। देखो अधिकतम सीमा तय नहीं है। तो देखो एक बात ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रावधान है कि अगर हम सीवेज लाइन का कनेक्शन नहीं लेते हैं और मल वहन प्रणाली को या गंदे जल को और टॉयलेट को हम खुले में छोड़ते हैं तो न्यूनतम 5000 और 5000 से ज़्यादा
जुर्माना जो है वो कितना ही हो सकता है। फिर देखिए सेक्शन 260 क्या कहता है। सेक्शन 260 कहता है गंदे भवन आदि। सेक्शन 260 कहता है गंदे भवन आदि, फिल्थी बिल्डिंग। तो देखो इस संबंध में आप ध्यान में रखेंगे जो प्रावधान आपको ध्यान में रखना है। देखो किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी व्यक्ति उसे गंदी या अस्वास्थ्यकर हालत में रखता है। देखो किसी भी बिल्डिंग भवन का स्वामी जो है या भूमि का स्वामी जो है वो अपने भवन या भूमि को किसी ऐसी स्थिति में रखता है जो अस्वास्थ्यकर है, अस्वास्थ्यकर या अनहेल्थी है, अथवा नगर पालिका की राय में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूसेंस है, जैसे दुर्गंध वगैरह फैलती है, या उसमें नागफनी, डंडाथोर अथवा उग्र गंध अथवा दुर्गंध वाली वनस्पति उगने देता है। तो जैसे ऐसी वनस्पति उसमें उगी हुई है जो दुर्गंध मार रही है और नगर पालिका द्वारा उसे साफ करने अथवा कटवा देने अथवा उसे अन्यथा अच्छे हालत में रखने का लिखित नोटिस दे दिया जाता है। तो देखो कोई अस्वास्थ्यकर भवन है या अपनी भूमि के ऊपर कोई गंदी या सड़ांध वाली या दुर्गंध वाली वनस्पति उगी हुई है, तो उस भवन को स्वास्थ्यकर करने या उस भूमि को स्वास्थ्यकर करने या उस दुर्गंध वाली वनस्पति को हटाने का लिखित नोटिस नगरपालिका यदि दे देती है तो उस लिखित नोटिस में नगरपालिका युक्त समय का मेंशन करेगी कि आप इस दुर्गंध युक्त वनस्पति को इस अवधि में यहाँ से हटवाएं, ठीक है। और यदि इस निर्धारित अवधि में उस दुर्गंध वाली वनस्पति को हटाने या उस भवन या परिसर को स्वास्थ्यकर करवाने का काम उसका अधिभोगी या स्वामी नहीं करता है तो ऐसे जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा जो न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये तक हो सकेगा। तो देखो कोई व्यक्ति अगर अपनी भूमि या भवन के आसपास दुर्गंध युक्त वातावरण पैदा करता है जिससे पड़ोसी के लिए रहना दुष्कर हो जाता है या पड़ोसी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे मामले में एक बार नगरपालिका नोटिस देगी कि आप इस वनस्पति को हटाएं। फिर भी यदि उस परिसर का या उस भूमि या भवन का स्वामी उस दुर्गंध युक्त वनस्पति वगैरह को नहीं हटाता है तो नगरपालिका उसके ऊपर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित कर सकती है। पहली बार 1,000 से 2,000 रुपये तक का, और उसके बाद भी यदि ये अपराध जारी रहता है तो 50 से लेकर 100 रुपये तक का जुर्माना पर डे के हिसाब से लगाया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी भवन की हालत नगरपालिका की विवेक बुद्धि में मानव आवास के लिए अनुपयुक्त है, देखो किसी व्यक्ति के पास ऐसा भवन है कि वो मानव आवास के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, आदमी के रहने लायक नहीं है, तो देखो नगरपालिका लिखित नोटिस देगी उस भवन के स्वामी को। क्या लिखा जाएगा उस नोटिस में? उस नोटिस में ये लिखा जाएगा कि आप तब तक इस भवन का उपयोग नहीं लेंगे, ठीक है, जब तक कि यह रहने योग्य नहीं हो जाता या रहने योग्य नहीं कर लिया जाता। तो यदि किसी व्यक्ति का भवन रहने वाले हालात में नहीं है तो उसमें तब तक नहीं रहने का नोटिस नगरपालिका उसे देगी जब तक कि उसे ठीक हालत में या रिपेयर नहीं करवा लिया जाता, ठीक है। यदि कोई भवन जीर्ण अवस्था में या उपेक्षित या परित्यक्त अथवा किरायादार विहीन दशा में है, देखो टूटा फूटा है, उपेक्षित है और उसमें कोई किराएदार नहीं रह रहा है, तो इस वजह से उसमें देखो जैसे कई बार खंडहर टाइप मकान होते हैं नगरपालिका क्षेत्र में, जीर्ण शीर्ण होते हैं, उपेक्षित होते हैं, परित्यक्त होते हैं और उनमें कोई किराएदार वगैरह नहीं रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, देखो ऐसे खंडहरों में क्या होता है, बेकार और उपद्रवी व्यक्ति, मतलब ऐसे खंडहरों में जुआरी या गलत लत पड़ने वाले आदमी आश्रय स्थल बना लेते हैं ऐसे स्थानों को। तो देखो बेकार अथवा उपद्रवी व्यक्तियों का अथवा ऐसे व्यक्तियों का आश्रय स्थल बन जाता है जिनके जीवन निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन नहीं होता, जिन लोगों की कमाई का कोई साधन नहीं होता, वो लोग वहाँ चले जाते हैं। अथवा जो स्वयं का परिचय समाधान पद रूप नहीं दे सकते, समाधान परद है ये, मतलब उसमें ऐसे लोग हैं जो अपना परिचय भी समाधान परद, एक ही शब्द है, ठीक ढंग से नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोग ऐसे खंडहरों को या जर्जर अवस्था वाले भवनों को अपनी आश्रय स्थली बना लेते हैं या उसे किन्हीं अस्वास्थ्यकर या अनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल, तो गलत तरीके से जैसे नशेड़ी लोग वगैरह ऐसे खंडहरों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं
या फिर उसमें सर्प, चूहे या कोई खतरनाक संतापकारी जीव, ऐसे खतरनाक जीव उस खंडहर में रहने लग जाते हैं जिससे लोगों को खतरा आसन हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई जीर्ण अवस्था वाला भवन है तो उस संबंध में क्या है, देखो ऐसे भवन के बारे में आपत्ति उठाई जा सकती है। ऐसे भवनों के बारे में आपत्ति उठाई जा सकती है कि वह पड़ोस अथवा ऐसे भवन के पास से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस हो गया है, कि पड़ोसी ठीक से नहीं रह सकते, या उस भवन के पास से रास्ते से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए भी ये न्यूसेंस हो जाता है। इस रूप में अस्वास्थ्यकर या बद्दा हो कि उसके कारण तकलीफ, असुविधा, अक्षोभ हो, तो नगरपालिका ऐसे भवन पर, तो देखो नगरपालिका उस टूटे फूटे भवन के ऊपर क्या करेगी, एक लिखित नोटिस चिपकाएगी। नगरपालिका उस भवन के ऊपर एक लिखित नोटिस चिपकाएगी तथा इस प्रकार वह नोटिस उस भवन के सहज दृश्य भाग पर होगा। ठीक है, लिखित नोटिस चिपकाने के पश्चात उसमें हितबद्ध व्यक्ति या उस भवन पर दावा करने वाले व्यक्ति नगरपालिका द्वारा की गई अपेक्षाओं को पूरा करेगा। उस नोटिस में वो बातें लिखी गईंगी कि उस जीर्ण शीर्ण मकान में क्या चेंज करवाए उसका स्वामी जो उसके ऊपर दावा कर रहा है, उसको क्या क्या मतलब संशोधन या बदलाव करने पड़ेंगे या क्या साफ सफाई करवानी पड़ेगी, इन सारी बातों का उल्लेख उस नोटिस में दिया जाएगा। फिर देखो, अगर नोटिस में जो समय सीमा दी गई है उसकी साफ सफाई करवाने की, तो उस अवधि के भीतर यदि नगरपालिका द्वारा इस संबंध में अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, नगरपालिका जो अपेक्षा करती है ऐसे स्वामी से, खंडहर के स्वामी से, उसको पूरा नहीं किया जाता है, तो नगरपालिका नोटिस में भी निर्दिष्ट आदेश को अपने स्तर पर क्रियान्वित, तो जो साफ सफाई करवानी है वो साफ सफाई नगरपालिका खुद करवा सकती है। और इस हेतु अगर किसी प्रकार का मलबा हटवाना है, मतलब इस हेतु भवन को गिरवा सकती है, भवन को तोड़वा सकती है, मलबे को हटवा सकती है, और जो मलबा गिरवाया जाएगा उसको बेचकर नगरपालिका इस कार्य के खर्चों को वहन कर सकती है। ठीक है, या देखो विक्रय करवा सकेगी तथा इन सब कार्यों के लिए खर्चा उस भवन के हितबद्ध व्यक्ति को देना होगा। तो मलबे को विक्रय करने से भी यदि पूरे खर्चे नहीं निकलते हैं नगरपालिका के, तो शेष खर्चे उस भवन के का जो दावा करने वाला व्यक्ति है कि ये मेरा है उसको देने पड़ेंगे। यदि नगरपालिका द्वारा नोटिस का क्रियान्वयन करवाने के दौरान किसी भवन को गिराकर उसके मलबे का विक्रय किया जाता है, जैसे उस भवन को गिरा दिया नगरपालिका ने, अगर उसका मालिक उसकी साफ सफाई नहीं करवाता है नोटिस के बाद, तो नगरपालिका उसे गिरवाएगी और उसके मलबे को बेच देगी। तो विक्रय से जो आमदनी होती है वो प्रथमतः विसर्ग है, वो राशि देखो नगरपालिका द्वारा प्रथमतः उस भवन को गिराने तथा उसके मलबे को हटाने पर जो खर्चा हुआ है, तो देखो उस साफ सफाई या भवन को गिराने पर हुए खर्चे रिकवर करेगी, मतलब उतने पैसे नगरपालिका यूज करेगी। और उसके बाद देखो दो बातें हो सकती हैं, यदि खर्चे ज्यादा हुए नगरपालिका के तो उस भवन के स्वामी से वसूले जाएंगे, और यदि मलबे की राशि ज्यादा है तो शेष राशि उस भवन का हित रखने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। परंतु यदि ऐसा समस्त खर्चा चुकाने के बाद कोई रकम अधिशेष रह जाती है, तो अब ये अगर मलबे की रकम ज्यादा मिलती है नगरपालिका को, तो जिस दिन उस मलबे को बेचा जाएगा उस तारीख से 6 माह के भीतर उस जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले या उस खंडहर के स्वामी को या उसे हितबद्ध व्यक्ति को संदेह होगी। अगर 6 महीने तक वो नहीं मांगता है, आवेदन नहीं करता है उस शेष राशि के लिए स्वामी या हितबद्ध व्यक्ति, तो उसको नगरपालिका खुद कंज्यूम करेगी। 6 महीने तक ही वो उसके ऊपर दावा कर सकता है। ये आज के वीडियो में अपन ने सेक्शन 247 से लेकर 260 तक की मोटी मोटी बातों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट अपन सेक्शन 261 से आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।